जब इंडिया में होने वाले आम इंतखाबात में इंदिरा गांधी शिकस्त से दो चार तो हुई, तमाम 4 माह के अंदर ही वो हार के सदमे से बाहर निकल आई। इंदिरा गांधी ने वहां से बेलची तक का 3.5 घंटे का सफर हाथी के पीठ पर तय किया। बाहर खड़े सहाफियों ने जब इंदिरा गांधी से पूछा कि मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, तो इंदिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक निजी मुलाकात थी। ये एक मर्सिडीज कार थी जो एक शख्स के ऊपर चढ़ गई थी। तस्वीरें मिलते ही वो दोनों उन्हें अपने लीडर राज नारायण के पास ले गए तो जगजीवन राम अपनी नशिस्त से उठे और किशन कान के पांव पर टोपी रखकर कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। सूर्य और नेशनल हेराल्ड दोनों ने वो तमाम तस्वीरें शाया की जिनमें बाद जगहों पर काबिल एतराज होने के बायस स्याह पट्टियां लगाई गई थी। बाद में चरण सिंह ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें पैगाम भेजा, अब नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा स्कैंडल जिसने इंदिरा गांधी समेत भारत के कई रहनुमाओं के सियासी कैरियर को मुतासर किया। ये बात है 1977 की, जब इंडिया में होने वाले आम इंतखाबात में इंदिरा गांधी शिकस्त से दो चार तो हुई, तमाम 4 माह के अंदर ही वो हार के सदमे से बाहर निकल आई। जनता हुकूमत को बेहतरीन मौका मुयस्सर आ जाने के बावजूद उन्होंने इसे ज़ाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह तीनों इस हुकूमत को मुखालिफ सिमतों में ले जाने में शामिल हो गए और उन्होंने इंदिरा गांधी को हुकूमत में आने का मौका गोया प्लेट में रखकर फराहम कर दिया। इंदिरा गांधी को सियासी मैदान में वापसी का पहला मौका इस वक्त मिला जब मई 1977 में बहार के बेलची गांव में ऊंची जात के जमींदारों ने 10 से ज्यादा दलित जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कत्ल किया। इब्तिदा में तो इस वाक़े ने बहुत कम लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। ताहम जुलाई में इंदिरा गांधी वहां के दलित बरादरी से इजहार हमदर्दी करने के लिए जहां पहुंची। हाल ही में शाया होने वाली किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स के मुसन्निफा नीचा चौधरी कहती हैं कि इस वक्त पूरे बहार में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बेलची का पूरा रास्ता कीचड़ और सैलाबी पानी से ढका हुआ था। इंदिरा गांधी को इन हालात में अपनी गाड़ी रास्ते में ही छोड़ने पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना सफर नहीं रोका। वो सैलाब से तबाहशुदा बेलची गांव पहुंचने के लिए हाथी पर सवार हुई। अखबारात में हाथी पर सवार इंदिरा गांधी की तस्वीर ने यह पैगाम दिया कि वो अभी भी लड़ रही हैं। बेलची के दलित ने इंदिरा गांधी की आमद पर उन्हें हाथों हाथ लिया। इंदिरा गांधी ने वहीं बैठकर इनकी परेशानियां सुनी और इन्हें यकीन दिलाते हुए बोली, मैं हूं ना। मशहूर सहाफ़ी जनार्दन ठाकुर ने भी अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द पावर गेम में इनकी बेलची यात्रा का जिक्र किया है। ठाकुर लिखते हैं कि केदार पांडे, प्रतिभा सिंह, सरोज खापरे और जुगन्नाथ मिश्रा भी इंदिरा गांधी के हमरा गए थे। कांग्रेस लीडर केदार पांडे ने कहा कि कोई कार बेलची नहीं पहुंच सकती। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम पैदल ही जाएंगे, चाहे हमें सारी रात चलना पड़े। हस्ब तवक्को इंदिरा गांधी की जीप कीचड़ में फंस गई, जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर लाया गया, लेकिन वो भी कीचड़ में फंस गया। इंदिरा गांधी ने अपनी साड़ी को अपने पंडुलियों तक उठाया और पानी भरी गलियों में चलने लगी। तभी इस इलाके किसी शख्स ने इनके वहां हाथी भेज दिया। इंदिरा इस हाथी पर चढ़ गई। डरते डरते प्रतिभा सिंह भी इनके पीछे चढ़ गए और उन्होंने इंदिरा की कमर को मजबूती से थाम लिया। इंदिरा गांधी ने वहां से बेलची तक का 3.5 घंटे का सफर हाथी के पीठ पर तय किया। वहां से इनकी वापसी आधी रात को हुई। इस दौरान इंदिरा ने सड़क के किनारे बने एक स्कूल में तकरीर भी की। अगले दिन इंदिरा गांधी जेपी से मिलने इनकी रिहाइश गाह कदम कुआन पटना गई। सर्वेदिया लीडर निर्मला देशपांडे इनके साथ थी। जेपी उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले गए, जहां एक बिस्तर और 2 कुर्सियां मौजूद थी। इस मुलाकात में इंदिरा ने ना तो जेपी के साथ सियासत पर बात की और ना ही इनके मसाइल का जिक्र किया जिनका उन्हें इन दोनों सामना था। इंदिरा जेपी से मिलने से पहले संजय गांधी की बीवी मनिका ने जेपी से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि इनके फोन टैप किए जा रहे हैं और इनके डाक भी खोलकर पढ़े जा रहे हैं। ये सुनकर जेपी बहुत नाराज हुए। मनिका के जाने के बाद जेपी के एक साथी खुद को ये कहने से नहीं रोक सके कि इंदिरा गांधी ने भी अपने मुखालिफिन के साथ यही सब कुछ किया था। इस पर जेपी का जवाब था, लेकिन अब मुल्क में जमहूरियत बहाल हो गई है। इंदिरा के साथ जेपी की मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। नीरजा चौधरी कहती हैं, जेपी इंदिरा गांधी को भी रुखसत करने के लिए सीढ़ियों तक आए थे। बाहर खड़े सहाफियों ने जब इंदिरा गांधी से पूछा कि मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई,
तो इंदिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक निजी मुलाकात थी। जब साफियों ने जेपी से मुलाकात जानने के लिए उनसे राब्ता किया तो वो बोले, मैंने इंदिरा से कहा कि जितना आपका माजी रोशन है उतना ही आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, जनता पार्टी के कई लीडर बेचैन हो गए। नाराज कुलदीप नैयर ने जेपी के मावन कुमार प्रशांत से पूछा कि जेपी ने अंदर के बारे में ये कैसे कहा। उनका माजी एक स्याह बाब था, बिल्कुल भी रोशन नहीं था। जब कुमार प्रशांत ने जेपी को ये पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने पूछा कि घर आए मेहमान को दुआ दी जाती है या उसे बददुआ दी जाती है। नीचा चौधरी कहती हैं कि जेपी के इस तबशे को इस तनाजर में भी देखा जाता है कि तब तक जेपी जनता पार्टी के लीडरों से मायूस हो चुके थे और इंदिरा गांधी से ज्यादा उनसे नाराज थे। इंदिरा गांधी को मरकजी सियासत में वापसी के लिए तीसरा मौका इस वक्त मिला जब नाथ नारायण, जिन्होंने उन्हें इलेक्शन में शिकस्त दी, महसूस करने लगे कि जनता पार्टी की हुकूमत ने उन्हें वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने मोरारजी देसाई को बरतरफ करने पर कभी माफ नहीं किया। राज नारायण ने इंदिरा गांधी से मिलने से ख्वाहिश जाहिर की। इंदिरा ने खुद इनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन अपने बेटे संजय गांधी को मिलने के लिए भेज दिया। वो मोहन मैग्नेस के मालिक कपिल मोहन के पूसा रोड वाले घर पर मुलाकात के लिए गए। कमलनाथ या अकबर अहमद डम्पी संजय गांधी को राज नारायण से मुलाकात के लिए अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। इन मुलाकातों में मोरारजी देसाई की हुकूमत गिराने और चौधरी चरण सिंह को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया था। दोनों जानते थे कि चरण सिंह को वजीर आजम बनाने के लिए जनता पार्टी को तोड़ना पड़ेगा। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि एक दिन राज नारायण को खुश करने के लिए संजय गांधी ने इसे कहा, आप भी तो वजीर आजम बन सकते हैं। इस बात पर राज नारायण ने सर हिलाया, लेकिन वो संजय गांधी के झांसे में नहीं आए और कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन फिलहाल चौधरी साहब को वजीर आजम बनने दें। सन 1978 के एंड में किस्मत ने दोबारा इंदिरा गांधी का साथ दिया। 21 अगस्त 1978 को गाजियाबाद के मोहन नगर में मोहन मेकर्स के फैक्ट्री के बाहर एक कार हादसा पेश आया। ये एक मर्सिडीज कार थी जो एक शख्स के ऊपर चढ़ गई थी, जिसके जाए हादसा पर ही मौत वाक़ई हो गई। कार के अंदर बैठे शख्स ने इस डर से कि लोग इसे मारना शुरू न कर दें, अपनी कार मोहन मैग्नेस के गेट के अंदर धकेल दी। गेट पर मौजूद चौकीदार ने अंदर जाकर हादसे की इत्तला दी। कपिल मोहन का भतीजा अनिल बाली बाहर आए तो उन्होंने गाड़ी में बैठे शख्स को पहचान लिया। वो वजीर दिफा जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे। सुरेश राम ने बाली को बताया कि इनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। कार की पिछली सीट पर राज नारायण के 2 शागिर्द और जनता पार्टी के कारकुन केसी त्यागी और ओमपाल सिंह बैठे थे। अनिल बाली ने सुरेश राम को अपनी कंपनी की गाड़ी में इनके घर वापस भेजा। अगले दिन सुरेश राम ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई और इसमें उन्होंने अनिल बाली को सुनाई गई दास्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उनका कहना था कि 20 अगस्त को उन्हें तकरीबन 1 दर्जन अफराद ने अगवा किया था, जो उन्हें जबरदस्ती मोदी नगर ले गए और इनसे जबरदस्ती कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने चाहे। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्हें बताया गया कि कार में बैठी खातून के साथ उनकी काबिल एतराज़ हालत में तस्वीर खींची गई हैं। नीरजा चौधरी कहती हैं, ओमपाल सिंह और केसी त्यागी कई दिनों से सुरेश राम का पीछा कर रहे थे और वो जानते थे कि दिल्ली कॉलेज की मुतालबा सुरेश राम की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वो बरहना तस्वीरें बनाते रहते थे। इन दोनों ने सुरेश राम और उसकी गर्लफ्रेंड की काबिल एतराज़ तस्वीर दस्तरस में रखने की पूरी कोशिश की। उन्हें तस्वीर सुरेश राम की कार में मिली जो ड्राइव कर रहे थे। तस्वीरें मिलते ही वो दोनों उन्हें अपने लीडर राज नारायण के पास ले गए। उसी रात जगजीवन राम राज नारायण से मिलने कपिल मोहन के घर आए। दोनों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई, ताहम इसका कोई बामानी नतीजा नहीं निकला और जगजीवन राम तकरीबन 11:15 बजे अपने घर वापस चले गए। इनके जाने के बाद राज नारायण ने कपिल मोहन से कहा, अब हमारे काबू में है। अगले दिन राज नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे वाक़े की तफसीलात बताई। सहाफ़ी फरजंद अहमद और अरोल लेविस ने इंडिया टुडे के 15 सितंबर 1978 के शुमारे में लिखा है कि राज नारायण से पूछा गया कि ओमपाल सिंह को वो तस्वीरें कैसी मिली। राज नारायण ने बताया कि ओमपाल सिंह ने सुरेश राम से सिगरेट मांगा। जब उसने सिगरेट देने के लिए अपनी कार का डैशबोर्ड खोला तो वो तस्वीरें सिगरेट के पैकेट के साथ नीचे गिर गई। ओमपाल सिंह ने वो तस्वीरें कब्जे में ले ली और उन्हें सुरेश राम के तकाजे के बावजूद वापस नहीं किया। हालांकि सुरेश राम ने उन्हें वापस लेने के लिए रकम की पेशकश भी की थी। तस्वीरें संजय गांधी तक पहुंच गई। राज नारायण के पास सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की तकरीबन 50 के करीब तस्वीरें थी। उन्होंने तकरीबन 15 तस्वीर
कपिल मोहन को दी और बाकी अपने पास रखी। नीरजा चौधरी मजीद कहती हैं कि जैसे ही राज नारायण अपने घर गए, कपिल मोहन ने अपने भतीजे अनिल बाली से कहा कि वो तस्वीरें संजय गांधी के पास ले जाएं। बाली सुबह 1 बजे 12 वेलिंगटन क्रिसेंट रोड पर पहुंचे, जहां संजय गांधी सोने के लिए जा चुके थे। ताहम उन्हें नींद से जगाया गया। संजय गांधी ने कहा, ये कोई आने का वक्त है। अनिल बाली ने सुरेश राम की तस्वीरें इनके हवाले की। संजय गांधी एक लफ्ज कहे बगैर घर के अंदर चले गए और इंदिरा गांधी को जगाया। अगले दिन यानी 22 अगस्त को सुबह 9 बजे जनता पार्टी के एमपी कृष्णकांत के टेलीग्राफिक लेन वाले घर पर फोन की घंटी बजी। जब घंटी बजी तो जगजीवन राम दूसरे सिरे पर थे। फोन बंद करते ही इसने घर वालों को बताया कि एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया है। मनिका गांधी ने यह तस्वीर अपने मैगजीन में शाया की। लगभग 10 मिनट बाद वजीर दिफा की सरकारी गाड़ी कृष्णकांत के घर पर रुकी। अपनी गाड़ी में बैठकर वो कृष्णा मेनन मार्ग पर वाक़े जगजीवन राम के घर गए। जगजीवन राम ने सबको कमरे से निकलने को कहा। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि जब वो कमरे में अकेले रह गए तो जगजीवन राम अपनी नशिस्त से उठे और कृष्णकांत के पांव पर टोपी रखकर कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। कृष्णकांत ने मीडिया में अपने राब्तों के जरिए जगजीवन राम की मदद करने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल पर सईद नकी का एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें सुरेश राम के साथ हमदर्दी जाहिर की गई थी। इंडिया के हर अखबार ने इस खबर पर चुप साध ली, लेकिन संजय गांधी की अहलिया मनिका गांधी ने 36 साला सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की वो तस्वीर अपने मैगजीन सूर्या में शाया किया। इस रिपोर्ट का इन्वान था सच्ची कहानी। सूर्या का वो शुमार ब्लैक में हाथों हाथ बिका और जगजीवन राम की वजीर आजम बनने की ख्वाहिश हमेशा के लिए दफन हो गई। मशहूर मुसन्निफ खुशवंत सिंह ने भी अपनी उस्वान उमरी ट्रूथ, लव एंड द लिटिल मिल्स में इस वाक़े का जिक्र किया। वो कहते हैं कि ये दोपहर मेरी मेज़ पर एक पैकेट आया जिसमें जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की काबिल तारीफ तस्वीरें थी। सिंह लिखते हैं कि इसी शाम एक शख्स मेरे पास आया जिसने जगजीवन राम का पैगंबर होने का दावा किया और कहा कि अगर वो तस्वीरें नेशनल हेरल्ड और सूर्या में शाया नहीं होती तो बाबूजी मोरारजी देसाई का साथ छोड़कर इंदिरा गांधी के पास आ सकते हैं। मैं इन तस्वीरों को लेकर इंदिरा गांधी के पास गया था। खुशवंत ने लिखा, जब मैंने जगजीवन राम की पेशकश का जिक्र किया तो इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे इस शख्स पर जरा भर भी यकीन नहीं। जगजीवन राम ने मुझे और मेरे खानदान को किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसे बताओ कि पहले से अपना अंदाज बदलना होगा, तब ही मानिका से कहूंगी कि वो तस्वीरें शाया न करें। सूर्या और नेशनल हेरल्ड दोनों ने वो तमाम तस्वीरें शाया की जिनमें बाद जगहों पर काबिल एतराज़ होने के बायस स्याह पट्टियां लगाई गई थी। इंदिरा गांधी और चरण सिंह दोनों ही जानते थे कि मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद जगजीवन राम वजीर आजम के ओहदे के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्कैंडल मंजर आम पर आया वो दीवार से लग गए और फिर कभी संभल नहीं पाए। ऐवान की तौहीन के इल्जाम में इंदिरा गांधी से लोकसभा की रुकनियत छीन ली गई और ईवान के इजलास तक उन्हें थाड़ जेल में भेज दिया गया। थाड़ जेल से ही उन्होंने चरण सिंह के लिए 23 दिसंबर को इनकी सालगिरह पर फूलों का गुलदस्ता भेजा था। उन्हें 27 दिसंबर को जेल से रिहाई मिल गई। रिहाई के वक्त थाड़ जेल के अफसरान और अमले ने उन्हें एहतराम से सलाम किया। चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक के जरिए इंदिरा गांधी को पैगाम भेजा, अगर मिसेस गांधी हमारे साथ चाय पी लें तो मोरारजी ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने जब चरण सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने गेट पर उनका इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के जरिए चरण सिंह मोरारजी देसाई को पैगाम देना चाहते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी से दोस्ती कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ये भी दिखाना चाहती थी कि वो भी जनता पार्टी के नाराज लीडरान से मिलकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती। इंदिरा ने हिमायत वापस ली। इस सब का इंतहा मोरारजी देसाई का वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा और चरण सिंह का वजीर आजम बनना था। हलफ लेने के बाद चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को उनकी रिहाइश गाह वेलिंगटन क्रिसेंट आकर शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। नीरजा चौधरी बताती हैं, चरण सिंह हेजू पटनायक से मिलने राम मोहर लोहिया अस्पताल जा रहे थे। वहां से वापसी आते हुए इन्हें इंदिरा गांधी की रिहाइश गाह पर ठहरना था, लेकिन इस दौरान इनके एक रिश्तेदार ने उन्हें मशवरा दिया कि आप इनके घर क्यों जा रहे हैं, आप वजीर आजम हैं, उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के घर न जाने का फैसला किया। जिस तरह से ये सब हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। नीरजा कहती हैं कि इंदिरा गांधी हाथ में गुलदस्ता लिए अपने घर के पोर्टिको में चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। इस वक्त
اندرا گاندھی کی رہائش گاہ پر ستیہ پال ملک بھی موجود تھے۔ تقریباً 25 کانگریس لیڈران وہاں چرن سنگھ کا انتظار کر رہے تھے۔ اندرا گاندھی کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں داخل ہونے کے بجائے چرن سنگھ کی کاروں کا قافلہ ان کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ اندرا گاندھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہ گلدستہ زمین پر پھینک کر گھر کے اندر چلی گئی۔ ستیہ پال ملک نے کہا، میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ چرن سنگھ کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ بعد میں چرن سنگھ نے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی، لیکن اندرا گاندھی نے انہیں پیغام بھیجا، اب نہیں۔ چرن سنگھ کے وزیر اعظم بننے کے 22 دن بعد اندرا گاندھی نے ان کی حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لی۔